कक्षा 10 की हिंदी की कक्षा में अगला चैप्टर जो है वो है सूखी डाली, एकांकी। गद्य की विधा का नाम है एकांकी। संभवतः उपेंद्रनाथ अष्ट का लिखा हुआ है। जी हाँ, उपेंद्रनाथ अष्ट के द्वारा रचित है एकांकी। एकांकी गद्य की प्रमुख विधाओं में से एक गिनी जाती है। जब हम आपको गद्य की विधाओं का परिचय दे रहे थे तो हमने बताया था कि नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना ये प्रमुख गद्य की विधाएं समझी जाती हैं। आपके सिलेबस में से गद्य की गौण विधाओं को हटा दिया गया है। जो लघु छोटी विधाएं हैं उनको हटा दिया गया है, अर्थात इन विधाओं के अतिरिक्त पढ़ चुके हैं। निबंध का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। आज हम एकांकी का परिचय प्राप्त करेंगे और एकांकी के परिचय के साथ साथ नाटक और एकांकी में अंतर भी आज ही जान लेंगे। ठीक है, तो एकांकी एक अंक की दृष्टि। अंक का मतलब होता है भाग। अंक का मतलब क्या होता है? भाग या हिस्सा। एक अंक का मतलब और होता है, अंक का मतलब बोध भी होता है। कन्या गुण अंक, और एक अंक का मतलब संख्या भी होता है। तो आप समझ लीजिए, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और जब एक ही शब्द के वही अर्थ हो तो समानार्थी। समानार्थ वाले शब्द समानार्थी, और एक ही शब्द के अनेक अर्थ तो अनेकार्थी। अनेक शब्द उसमें सब समान। ठीक है, जैसे जल, नीर, वायु, अम्ब, तोय, पानी, तो क्या है? समानार्थी। ठीक है, अब शब्द लिए कौन सा? जैसे कनक। कनक का शब्द लिए, मान लो कनक शब्द हो, कनक को लिखे हैं स्वर्ण, कंचन, हेम, सोना। ये क्या है? ये समानार्थी। कनक का मतलब सोना भी होता है, और सोने को हम कंचन भी कहते हैं, कंचन को हम हेम भी कहते हैं, और सोना तो कहते हैं। लेकिन यदि इस कनक को ऐसे लिख दिया जाए, कनक एक सोना और एक धतूरा, तो भगवान भोलेनाथ को चढ़ता क्या हो गया? ये शब्द अनेकार्थी हो गए, अनेक अर्थ है। एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब, ठीक है, अनेकार्थी और समानार्थी में थोड़ा सा अंतर है। हम पढ़ेंगे एकांकी। एकांकी एक अंक की दृश्य काव्य विधा है। दृश्य काव्य का मतलब देखने योग्य। काव्य आप जानते ही हैं, काव्य किसे कहते हैं? काव्य किसे कहते हैं? रसयुक्त वाक्य ही काव्य। रसात्मक वाक्य, रसयुक्त वाक्य ही काव्य। ठीक है, इसमें किसी एक कथा या घटना को सीमित पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एकांकीकार एकांकी के द्वारा एक सजीव प्रभाव की सृष्टि करना चाहता है। सृष्टि का मतलब वातावरण बनाना चाहता है, सजीव वातावरण। आप एकांकी पढ़ते भी इस प्रकार से आपके अंदर एक प्रकार से भावना जागृत होगी कि ये कहानी हमारे सामने चल रही। ठीक है, एकांकी की शैली में संक्षिप्तता तथा गतिशीलता रहती है। संक्षिप्तता मतलब, संक्षिप्त का मतलब आप समझते हैं सूत्र रूप में छोटे रूप। संक्षिप्त का मतलब है छोटा रूप, सरल रूप नहीं। संक्षिप्त का मतलब छोटा और बृहत का मतलब बड़ा। समझ गए?
एकांकी में तत्व जो होते हैं वो 7 तत्व दिए गए हैं। कभी कभी एकांकी के तत्वों की संख्या या एकांकी के तत्व भी लिखने को आ जाते हैं, तो हम याद करा देते हैं आपको एकांकी के तत्व। एकांकी में ये आप समझिए कि एक घटना या एक किसी कथा का वर्णन होता है, किसी भी नायक के एक घटना या एक जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है एकांकी में। तो एकांकी की कोई कथा हो, पहला चीज कथा होगी। जब कथा वस्तु होगी तो वह कहने वाला भी होगा कोई ना कोई, तब तो कथा आगे चलेगी। तो कथोपकथन, कथा का उपकथन, कथोपकथन या संवाद भी उसे कहते हैं। एक कथा होगी जिसमें परस्पर वार्तालाप होगी, जिससे हम कथोपकथन या संवाद के नाम से जाने। तीसरी चीज, यदि कोई बात कही जा रही होगी तो वो पात्रों के माध्यम से ही कही जा रही होगी और प्रत्येक पात्र का अपना चरित्र होगा। कोई पात्र अच्छे रूप में प्रकट हो रहा होगा, कोई पात्र विदूषक के रूप में प्रकट हो रहा होगा। विदूषक का मतलब खलनायक, विदूषक शब्द का मतलब खलनायक से। नाटक में खलनायक को विदूषक कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, पात्र होंगे एवं उसका क्या होगा, चरित्र। ठीक, चौथी चीज क्या होगी, ये जो पात्र संवाद करेगा इस कहानी का कोई ना कोई एक क्या होगा, देश काल या वातावरण भी होगा। देश काल का मतलब समझते हैं, देश काल का मतलब परिस्थिति। देश काल और वातावरण। फिर क्या होगा, भाषा शैली होगी, और इस भाषा शैली के अनुरूप ही कुछ न कुछ कहानी का एकांकी का उद्देश्य होगा। और जब वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर जाएगी तो क्योंकि यह दृश्य काव्य विधा है, इसे देखा भी जा सकता है, अर्थात इसका मंचन भी किया जाएगा। मंच में इसे दिखाया जाएगा ना, तो रंगमंच होता है। ये साफ, कोई कहानी होगी, कहानी के बाद कोई संवाद होगा, संवाद पात्रों के माध्यम से होगा, उनका चरित्र चित्रण होगा। वह चरित्र चित्रण किसी देश काल या वातावरण में होगा। देश काल वातावरण में होने के साथ साथ क्या होगा, उसकी ये अपनी भाषा शैली होगी। भाषा शैली के अनुरूप ही उद्देश्य होगा, और उद्देश्य के अनुरूप ही भाषा शैली होगी, और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस पूरे क्रियाकलाप को एक रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। तो रंगमंच ही था। 7 तत्व हो गएगा एकांक। आपने कहानी को देखा, यह दृश्य काव्य की विधा है, पहली विशेषता। दूसरी, इसमें सीमित पात्रों के माध्यम से को प्रदर्शित किया जाता है, पात्रों की संख्या सीमित होती है। तीसरी चीज देखें कि इसमें लेखक एक सजीव प्रभाव की दृष्टि करना चाहता है, और एकांकी में की शैली में क्या होती है, संक्षिप्तता। भाषा अलग चीज है, शैली अलग चीज, ठीक है। भाषा अलग चीज है और शैली। 7 चीजें समझ गए, याद हो गया, याद कर लीजिए। कोई कथा होगी, एकांकी की कोई कथा वस्तु, कथा वस्तु किसके माध्यम से, कथोपकथन या संवाद के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। संवाद कैसे होंगे, कोई पात्र होगा, उनका चरित्र चित्रण किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र को कौन कौन सा रोल होगा, कैसे वो अपना भाव प्रकट करेगा। फिर पात्रों के बाद वातावरण या देश काल होगा, जिस देश काल में की परिस्थितियों में वह कार्य कर रहा होगा। फिर भाषा शैली होगी, भाषा शैली के बाद उसकी
क्या है? एकांकी के विकास क्रम पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। भारतीय युग से ही एकांकियों की रचना शुरू हुई। इस काल में भारत दुर्दशा प्रहसन है, प्रहसन जो कहलाता है वो नाटक का लघु रूप कहलाता है। धनंजय विजय, विशस्य, विश्व औषधम, अंधेर नगरी, ये भी प्रहसन है। आज एकांकी लिखे गए। इसके पश्चात एकांकी विकास क्रम में जयशंकर प्रसाद का एक महत्वपूर्ण रचना है और एकांकी विधा को प्रगति के नए धरातल पर पहुंचाने वाली एकांकी कारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, लक्ष्मी नारायण लाल, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, सेठ गोविंदास, उपेंद्रनाथ आपके नाम प्रमुख है। तो आप पहली चीज एकांकी में एक प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा? एकांकी की परिभाषा लिखिए। तो लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे? एकांकी गद्य की एक प्रमुख विधा, यह एक दृश्य काव्य से इसमें किसी एक कथा या घटना को सीमित पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। फिर एकांकीकार एकांकी के द्वारा सजीव सृष्टि प्रस्तुत करना चाहता है, ठीक है। और फिर अगली चीज क्या लिखेंगे? इसकी शैली में गतिशीलता और संक्षिप्तता, इतनी चीज लिख लेंगे एकांकी। फिर पूछेगा दूसरी चीज एकांकी की विशेषताएं लिखिए। तो यही एकांकी की विशेषताएं परिभाषा के रूप में ना लिखकर पॉइंट में लिख देना, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि दो एकांकीकारों के नाम, उनकी एक एक रचना लिखिए। तो आप मिली गया भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और जयशंकर प्रसाद एक लिख लेंगे, ठीक है। यदि आपको पूछता है एकांकी के विकास क्रम को बतलाइए, वो हम आपको बाद में, ठीक है। ये तो रही एकांकी की बात। 3 प्रश्न हो गए, 3 प्रश्न हो गए। एकांकी की परिभाषा लिखिए, एकांकी के विशेषताओं को लिखिए, एकांकी के 2 लेखक और उनकी एक एक रचना लिखिए और चौथा क्वेश्चन हो गया एकांकी के प्रकार तत्व है, एकांकी के तत्वों को। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लिख लीजिए नाटक और एकांकी में अंतर। एक तरफ लिख लीजिए ऐसे क्रमांक, फिर लिख लीजिए अंतर का आधार, फिर एक तरफ लिख लीजिए नाटक और एक तरफ लिख लीजिए एकांकी। ऐसे लाइन से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान देंगे, आपकी परीक्षा में हो सकता है प्रश्न पूछे कि एकांकी और नाटक में अंतर लिखिए, और आप याद करके क्या गए हैं? नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। प्रश्न का स्वरूप समझिए, अमूमन गलती हो जाती है यदि आप ध्यान नहीं दे पाते तो। प्रश्न पूछता है आपके प्रश्न पत्र में नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, ठीक। किसमें पूछा? नाटक और एकांकी में, और आप पढ़ के क्या गए हैं? एकांकी और नाटक में अंतर लिखिए। तो आप रटे कौन सा है? एकांकी फिर नाटक। यह प्रश्न का स्वरूप बदल भी सकता है क्वेश्चन पेपर में, लिख सकता है एकांकी और नाटक में अंतर लिखिए, और आप पढ़ के क्या गए हैं? नाटक और एकांकी में अंतर। वो पूछ लिया एकांकी और नाटक में अंतर लिखिए, और आप पढ़ के क्या गए हैं? नाटक और एकांकी। या वो ये पूछ सकता है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, और आप पढ़ के क्या गए हैं? एकांकी और नाटक में अंतर पढ़ के गए। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस कारण से आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमने पढ़ा क्या है। वो कुछ भी पूछे, एकांकी नाटक पूछे या नाटक एकांकी पूछे, वहां बदलने की जरूरत नहीं है। वहां नंबर आपके नहीं कटने वाले कि आप पहले एकांकी लिखिए कि पहले नाटक लिखिए, नहीं। अंतर उसको स्पष्ट होना चाहिए। तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि हमने किन विषय वस्तु को पर अंतर
याद किया है। नाटक एकांकी पर्याप्त किया है कि एकांकी नाटक पर्याप्त किया है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्रमांक 1 लिख लें, अंतर के आधार पे लिख लें अंक, और इधर लिख लें नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक अंक होता है। हम शॉर्टकट में लिख लीजिए। ऐसा शॉर्टकट में नहीं लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा। नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक अंक होता है। फिर लिखिएगा कथानक। नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है। जबकि एकांकी के कथानक में घनत्व अधिक रहता है। कथानक लिख लिए तो कथानक की प्रक्रिया भी लिख ली। कथानक लिख लिए। नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है जबकि एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है। कथानक की प्रक्रिया में लिख लीजिए, नाटक के कथानक की प्रक्रिया धीमी होती है जबकि एकांकी में कथानक की प्रक्रिया प्रारंभ से ही अपने चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से, मतलब बहुत तेज गति से। यहाँ धीमा लिखा है, अंतर क्या हो गया? तेज धीमा। तो प्रारंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है। पूरा लिखना होगा आपको। अगला अंतर का आधार लिख लीजिए कथाएं। अगला अंतर का आधार है कथा या कथाएं लिख लीजिए। नाटक में लिखे गए
आधिकारिक कथा के साथ साथ, आधिकारिक मतलब जो मूल कथा चल रही है नाटक में, वास्तव में जिस कथा को दिखाया जाना चाहिए, तो आधिकारिक कथा के साथ साथ गौण कथाएं, छोटी छोटी कथाएं भी उसके साथ सम्मिलित होती हैं, अर्थात साथ साथ चलती हैं, और एकांकी में एक ही कथा या घटना होती है। हमने पहले ही देखा था कि एकांकी में एक कथा के माध्यम से, सीमित पात्रों के माध्यम से, एक कथा को सीमित पात्रों के माध्यम से इसमें दिखाया जाता है। एकांकी में अभी अभी हमने पढ़ा। और नाटक में आधिकारिक कथा के साथ साथ गौण कथाएं भी चलती रहती है। एक सरल सा और लिख लीजिए, फिर एक कठिन सा बता। इसको आप जान ही लेते हो, ये क्या है, अब इसको आपको बताने की जरूरत ही नहीं। इसकी शैली क्या होगी भाई? जब कथा बहुत सारी चलेंगी तो शैली क्या हो जाएगी? विस्तृत हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो लिखेंगे नाटक की शैली विस्तृत होती है, जबकि एकांकी की शैली क्या होगी? संक्षिप्त होगी ना। तो लिख लीजिए, नाटक में शैली विस्तृत होती है, जबकि एकांकी में शैली पांच अंतर हो गए। दो अंतर में एक अंतर आप लिख ही लेंगे। कौन सा अंतर? वो लास्ट में लिखना है, लेकिन इसके पहले हम एक अंतर और बता दें। पात्र का चरित्र, एक अंतर और लिख लीजिए। इसमें पात्र के चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है। क्रमशः माने धीरे धीरे, एक एक करके। नाटक में, नाटक के पात्र का जो चरित्र का है, चरित्र, पात्र के चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है। और इसमें एकांकी में पात्रों के क्रियाकलापों के द्वारा अब देखना कहां शब्द छूट गया है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसी पर, ऐसा नहीं करना। यहां नहीं बन रहा है, इधर सामने डैश कर लीजिए और इधर लिखिए, गलत नहीं माना जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि आपने संयोजन कर दिया। संयोजक चिन्ह है ये, हाँ, चिन्ह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपका पास नहीं बना तो वहीं पर इस बार भी फिर ले आ देंगे, गलती, ठीक है, ये नहीं करेगा, तो आप उसे ध्यान रखें। एकांकी में पात्रों की क्रियाकलापों और चरित्रों का संयोजन देखिए, जैसे हमने कर इस रूप में रहता है कि उनके व्यक्तित्व का समूचा बिंब मिल जाए। हमने लिखा है एकांकी में पात्रों के क्रियाकलापों और उसके चरित्रों का संयोजन
मेल, क्रियाकलाप और उसका चरित्र जो क्या उसका संयोजन इस रूप में रहता है कि इनके पात्रों का व्यक्तित्व का समूचा बिंब, बिंब का मतलब संकेत, कैसे हैं पात्र, इसका समूचा बिंब मिल जाए। फुल स्टॉप लगाते रहिए, ठीक है। पूछेंगे अंतिम अभी नहीं हुआ। अंतिम लिख लीजिए। ऐसे लिख लीजिए लेखक, फिर ऐसे कर लीजिए डैश, फिर ऐसे लिख लीजिए रचना, क्लियर। और नाटक में लिख लीजिए विश्वनाथ सिंह की रचना है आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन किनकी रचना है? विश्वनाथ सिंह की रचना आनंद रघुनंदन। और इधर लिख लीजिए जय शंकर प्रसाद, उनके पिता का नाम था सुगनी साहू, जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना लिख लीजिए एक घूंट, लिखिए। ठीक है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने एकांकी, साथ में नाटक और एकांकी में अंतर को जाना, समझा, याद किया। आगे की कक्षा में हम क्या देखेंगे, नाटक का एक भाग देख लेंगे और इसके बाद एक घूंट रचना का, एक घूंट रचना का नहीं, आपके सिलेबस में कौन सी रचना है? उपेंद्र नाथ भास्की की रचना सूखी डाल, उसका अध्ययन करेंगे। आप पहला काम करेंगे, आपकी पुस्तक में जो विषय सूची दी गई है, किस लेसन को किसने लिखा है और किस विधा में लिखा है, ये याद करते हैं, ठीक है।